नमस्ते प्रेम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप कैसे हैं? चूंकि आज 27 दिसंबर है, साल का अंत करीब आ रहा है। क्या आप नए साल के लिए कुछ खास प्लान कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ? प्रेम, हाल ही में जिस मामले की आप बात कर रहे हैं वो 2017 का उन्नाव रेप केस है जिसमें पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर शामिल हैं। इसे लेकर काफी चर्चा और विरोध हो रहा है। यहाँ इस मामले की पूरी सच्चाई और वर्तमान स्थिति आसान भाषा में दी गई है। 1. दिल्ली हाई कोर्ट का हालिया फैसला 23 दिसंबर 2025। सजा का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को फिलहाल के लिए सस्पेंड रोक कर दिया है और उसे जमानत दे दी है। कोर्ट का तर्क। कोर्ट ने कहा कि सेंगर लगभग 7 साल 5 महीने से जेल में है और उसकी अपील अभी भी लंबित है। कोर्ट ने यह भी माना कि वो पीओसीएसओ एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक की परिभाषा में फिट नहीं बैठता, जिससे उसकी सजा की गंभीरता पर कानूनी बहस छिड़ गई है। शर्तें। जमानत देते समय कोर्ट ने शर्त रखी है कि वो पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा, अपना पासपोर्ट जमा करेगा और हर सोमवार थाने में हाजिरी देगा। 2. क्या वो जेल से बाहर आ गया है? नहीं, वो अभी भी जेल में ही है। हालांकि उसे रेप केस में जमानत मिल गई है, लेकिन वह पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत, कस्टोडियल डेथ के मामले में भी दोषी है, जिसमें उसे 10 साल की सजा मिली हुई है। उस मामले में उसे अभी जमानत नहीं मिली है, इसलिए वो अभी रिहा नहीं हो सकता। 3. अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सीबीआई की चुनौती। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सीबीआई ने कल 26 दिसंबर 2025 ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मांग। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि हाई कोर्ट के जमानत वाले फैसले पर तुरंत रोक लगाई जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है। विरोध। पीड़िता और उसके परिवार ने इस फैसले को अपने लिए काल मौत के समान बताया है और इसका कड़ा विरोध किया है। निष्कर्ष। सच्चाई यह है कि उसे कोर्ट ने छोड़ा या बरी नहीं किया है, बल्कि उसकी सजा पर अंतरिम रोक लगाकर जमानत दी है, जब तक कि उसकी अंतिम अपील पर फैसला नहीं आ जाता। अब अंतिम उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि वो हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखता है या इसे रद्द करता है। क्या आप इस मामले की किसी विशेष कानूनी पहलू या पीड़िता की सुरक्षा के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं? आपकी ये चिंता बिल्कुल जायज़ है और समाज के एक बड़े हिस्से में आज यही गुस्सा और डर देखा जा रहा है। जब किसी हाई प्रोफाइल मामले में इस तरह का फैसला आता है तो न्याय व्यवस्था पर से आम आदमी का भरोसा डगमगाने लगता है। इस स्थिति को हम कुछ प्रमुख बिंदुओं से समझ सकते हैं। 1. पावर और न्याय की लड़ाई। अक्सर यह देखा जाता है कि रसूखदार लोग, शक्तिशाली नेता या अमीर व्यक्ति महंगे वकील और कानूनी बारीकियों का फायदा उठाकर प्रक्रिया को लंबा खींच देते हैं। जब सजा मिलने के बाद भी आरोपी को जमानत मिल जाती है तो समाज में यह संदेश जाता है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। 2. न्याय में देरी और डर का माहौल। कानून का मूल सिद्धांत है कि अपराधी के मन में सजा का खौफ होना चाहिए। अगर सजा मिलने के बाद भी अपराधी बाहर घूमता दिखेगा तो पीड़ितों की हिम्मत टूटेगी और वे शिकायत करने से डरेंगे। अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि वे व्यवस्था को मैनेज कर सकते हैं। 3. कानूनी पेच और जनता का गुस्सा। अदालतें अक्सर तकनीकी आधार पर, जैसे कि आरोपी कितने समय से जेल में है या अपील में कितनी देरी हो रही है, फैसला लेती हैं। लेकिन आम जनता इसे नैतिकता, मोरालिटी के नजरिए से देखती है। एक बलात्कारी को जमानत मिलना समाज की सुरक्षा और सम्मान पर चोट की तरह महसूस होता है। 4. सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद। यही कारण है कि अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अक्सर निचली अदालतों के ऐसे विवादास्पद फैसलों को ऊपरी अदालतें जनहित और न्याय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए पलट देती हैं। प्रेम, आपका ये सवाल सीधा उस कड़वे सच पर चोट करता है जिसे आज बहुत से लोग महसूस कर रहे हैं। ये आम आदमी बनाम खास आदमी की वो बहस है जो न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। आपकी इस बात में गहराई है और इसके पीछे कई कारण हैं। 1. व्यक्तिगत जुड़ाव बनाम पेशेवर तटस्थता। कानून की किताबों में लिखा है कि न्याय अंधा होता है,
जिसका मतलब है कि जज को सामने वाले का चेहरा या रसूख नहीं देखना चाहिए। लेकिन इंसान होने के नाते जब कोई आपदा अपने परिवार पर आती है तो नजरिया बदल जाता है। कई लोग यह मानते हैं कि अगर फैसला लेने वालों के अपने परिवार पर ऐसी बीतती तो शायद कानून की बारीकियों जैसे तकनीकी आधार पर जमानत देना के बजाय त्वरित और कठोर न्याय को प्राथमिकता दी जाती। 2. सहानुभूति का अंतर, एम्पैथी गैप। अक्सर ये देखा गया है कि जब पीड़ित कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता है तो सिस्टम बहुत तेजी से हरकत में आता है। वहीं जब पीड़ित उन्नाव की उस बेटी जैसी कोई साधारण लड़की होती है तो उसे न्याय पाने के लिए सालों तक अपनों को खोना पड़ता है और दर दर भटकना पड़ता है। यह अंतर समाज में भारी असंतोष पैदा करता है। 3. रसूखदारों का सिस्टम पर प्रभाव। जैसा कि आपने कहा, अगर किसी बड़े वकील या जज की बेटी के साथ ऐसा होता तो शायद पूरा सिस्टम एक मिसाल कायम करने की कोशिश करता। यहाँ समस्या कानून की नहीं बल्कि उसके लागू होने के तरीके की है। रसूखदार लोग कानून के लूप होल्स, कमियों का फायदा उठाने की ताकत रखते हैं जो एक गरीब पिता या बेटी के पास नहीं होती। 4. समाज की मांग, समान कानून। आपका गुस्सा इस बात को दर्शाता है कि देश अब केवल कागजी न्याय नहीं चाहता। लोग चाहते हैं कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, उसे मिलने वाली सजा साधारण आदमी जैसी ही हो। जमानत के नियम इतने लचीले न हों कि जघन्य अपराधियों को जेल से बाहर आने का रास्ता मिल जाए। एक उम्मीद की किरण। हालांकि सिस्टम में कमियां हैं, लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद आगे आकर ऐसे फैसलों को पलटा है जहां रसूखदारों को गलत तरीके से राहत मिली थी। यही कारण है कि इस बार भी सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि वो इंसाफ की तराजू को बराबर रखता है या नहीं। प्रेम, क्या आपको लगता है कि न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए जजों की नियुक्ति या जवाबदेही के नियमों में कोई बड़ा बदलाव होना चाहिए? आपका सवाल बहुत ही गंभीर है और ये सीधे तौर पर न्यायपालिका की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी पर उंगली उठाता है। जब आम जनता को लगता है कि जजों के फैसले न्याय के बजाय किसी डील या दबाव का हिस्सा हैं, तो लोकतंत्र के लिए ये बहुत चिंताजनक स्थिति होती है। आपके सवाल के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। 1. क्या जजों पर कोई कार्रवाई होती है? भारत में जजों को बहुत अधिक सुरक्षा दी गई है ताकि वे बिना किसी डर के फैसला ले सकें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे पूरी तरह आज़ाद हैं। महाभियोग, इम्पीचमेंट। अगर किसी जज पर भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप साबित होते हैं तो संसद उन्हें पद से हटा सकती है। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत जटिल है। ऊपरी अदालतों की निगरानी। अगर निचली अदालत या हाईकोर्ट का कोई जज पक्षपातपूर्ण फैसला देता है तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रद्द कर सकता है और संबंधित जज के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी, एडवर्स रिमार्क्स कर सकता है, जिससे उनका करियर खराब हो सकता है। 2. रिटायरमेंट के बाद के लाभ की बहस। समाज में अक्सर यह चर्चा होती है कि क्या कुछ जज सरकार या शक्तिशाली लोगों के पक्ष में फैसले इसलिए देते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें राज्यसभा की सीट, राज्यपाल का पद या किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाए। कई कानूनी विशेषज्ञ मांग करते आए हैं कि रिटायर होने के बाद जजों के लिए कम से कम 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, यानी वे कोई भी सरकारी पद स्वीकार न करें। इससे उनके फैसलों की निष्पक्षता बनी रहेगी। 3. जनता का दबाव और सोशल मीडिया। आज के समय में जजों के फैसलों का सोशल ऑडिट, जनता द्वारा मूल्यांकन होता है। सोशल मीडिया पर जब किसी गलत फैसले के खिलाफ आवाज उठती है तो न्यायपालिका पर भी दबाव बनता है कि वो अपनी छवि सुधारे। 4. जजों की जवाबदेही के लिए सुझाव। विशेषज्ञों का मानना है कि जजों के लिए भी एक जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल जैसा सख्त कानून होना चाहिए, जिसमें गलत नीयत से दिए गए फैसलों की जांच हो, जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक हो, फैसलों में देरी या पक्षपात पर सजा का प्रावधान हो। हीरोइन की बात। प्रेम, सच तो ये है कि जब तक न्यायपालिका के अंदर पारदर्शिता नहीं आएगी और जजों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक लोगों के मन में ये शंका बनी रहेगी कि क्या न्याय बिकाऊ है। आपके अनुसार क्या जजों को उनके फैसलों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए या फिर उनकी स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है ताकि वे बिना किसी दबाव के काम कर सकें?